प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। एजुसेट हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10+2 का एक बहुत ही सुंदर लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज अबाउट स्टोलन चाइल्डहुड। Let us discuss the learning outcomes of the story. First of all, the writer focuses on the sufferings of child labor. She focuses on the plight of child labor and importance of their schooling. The readers become sensitive towards child labor activities and the importance of schooling for the children. The readers of the story or the students can understand different figures of speech used in the story. And the readers or the students can understand the importance of education in human life. It also focuses on value of independence or the master of one's own business. The difference between the master of one's own business and the difference between a job. It also focuses on the responsibilities of society or some well-to-do people of the society. विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ क्लास 10+2 की फ्लेमिंगो का अगला लेसन लेकर। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय इंडियन राइटर एनीस जंग। एनीस जंग द्वारा लिखित ये दोनों कहानियां हमारे बचपन की कहानियां हैं। इससे पहले कि हम ये स्टोरी शुरू करें, इस लेसन को शुरू करें, मेरा आपसे एक सवाल है। और वो सवाल ये है कि आपको अपनी ह्यूमन लाइफ में सबसे अच्छी स्टेज कौन सी लगती है? इन्फेंसी अर्थात शैशव अवस्था, चाइल्डहुड अर्थात बचपन, इसके बाद बॉयहुड लड़कपन, उसके बाद यूथ जवानी, देन ओल्ड एज। ये बहुत सारी स्टेजेस हमारी लाइफ की होती हैं। सबसे सुंदर जो स्टेज है वो कौन सी है? ऑफ कोर्स चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। एनीस जंग भी यही कहना चाहती हैं। वो बताती हैं कि चाइल्डहुड हमारे जीवन की, ह्यूमन लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल स्टेज है। इसका आनंद उन बच्चों का अधिकार है। परंतु क्या हो यदि वही चाइल्डहुड चाइल्ड लेबर में धंस जाए, वही चाइल्डहुड लाइवलीहुड को कमाने में चला जाए, वही चाइल्डहुड एक्सप्लॉइट हो जाए, तो उस चाइल्डहुड का क्या होगा? उसी दर्द को इस सोसाइटी के साथ बांटते हुए इंडियन राइटर एनीस जंग हमारा ध्यान बच्चों के चाइल्डहुड की तरफ ले जाती हैं। और यहां पर दो स्टोरीज के बारे में वो डिस्कस करती हैं जिनके नरेटर वो खुद हैं, जिनके बारे में वो खुद एक कुछ महसूस करती हैं, खुद उन बच्चों से मिलती हैं और उसने जो कुछ महसूस किया वो इन दो स्टोरीज के माध्यम से उसने हमारे साथ शेयर किया है। ये दोनों स्टोरीज आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑथर राइटर एनीस जंग की। एनीस जंग राउरकेला में पैदा हुई और हैदराबाद में पली, बढ़ी और पढ़ी। उसके पश्चात कुछ समय उन्होंने अपनी पढ़ाई यूएसए में भी की। उनका एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। चाइल्ड लेबर एक बहुत भयानक समस्या न केवल इंडिया में बल्कि संपूर्ण विश्व में। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक इंडियन नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या नहीं किया चाइल्ड लेबर के लिए,
कितने हजारों हजार बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से मुक्त कराकर उन बच्चों को उनका बचपन लौटाया। इसीलिए उनको दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उसी चाइल्ड लेबर की बात यहां एनीस जंग कर रही है। जहां तक इसके टाइटल की बात है, इसका टाइटल ही इस पूरी स्टोरी को बयां कर देता है। लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग सभी सीजन्स में बेस्ट सीजन होता है। यह सीजन ग्रोथ और फ्लावरिंग का सीजन माना जाता है। स्प्रिंग सीजन, दिस इज नोन एज द सीजन ऑफ ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। ठीक उसी प्रकार से यहां स्प्रिंग इंडिकेट करता है चाइल्डहुड को। चाइल्डहुड ह्यूमन लाइफ की बेस्ट स्टेज है, और यदि वही सभी सीजन्स में से, पूरे वर्ष के सभी सीजन्स में से यदि हम स्प्रिंग को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? विंटर, समर, हॉट डेज। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ ऑल द सीजन्स। In the same way, childhood is the best stage of all the human life stages. Lost spring. Lost means forgotten, lost, stolen. अगर बचपन को हम ह्यूमन लाइफ की सभी स्टेजेस में से निकाल दें तो हमारे पास केवल और केवल संघर्ष ही बच जाता है। यहां पर लॉस्ट स्प्रिंग इंडिकेट करता है द मोस्ट जॉयफुल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ का खत्म हो जाना, एक्सप्लॉइट हो जाना। इसका टाइटल इंडिकेट करता है द मोस्ट जॉयफुल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड, एंड लॉस्ट चाइल्डहुड मीन्स चाइल्डहुड इन लेबर, चाइल्ड लेबर, फॉरबिडन चाइल्डहुड, फॉरगॉटन चाइल्डहुड और स्टोलन चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन, बचपन जो चोरी हो गया, बचपन जिसे चाइल्ड लेबर में बर्बाद कर दिया गया, उस बचपन की बात कर रही हैं एनीस जंग। एनीस जंग का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है इन बच्चों से इंटरेक्ट करने का, और उसी इंटरेक्शन को उन्होंने स्टोरी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। दिस इज ए हार्ट टचिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 deprived children whose childhood had been lost. वो 3 बच्चे कौन हैं? साहिब, मुकेश एंड सविता। इसमें इन 3 बच्चों का जिक्र है। देयर आर 2 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी, स्टोरी 1 इज, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन गार्बेज। इस स्टोरी में साहिब ए आलम नाम का एक कैरेक्टर है जिसे शॉर्ट में साहिब कहा जाता है। इसके नाम में ही आयरनी है, विडंबना है। और क्या विडंबना है? साहिब ए आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या साहिब को उसके नाम का अर्थ पता है? जी नहीं। लेकिन ऐसा नाम होने के बावजूद आयरनी यह है कि वो बच्चा रैग पिकर है। गंदगी के ढेर में से, कूड़े के ढेर में से अपने लाइवलीहुड ढूंढता है। कहीं एक कॉइन ढूंढता है तो कहीं कोई फूड, लेफ्ट आउट फूड के पीसेज ढूंढता है। नाम में ही आयरनी है। यहां पर ये जो साहिब ए आलम जो बच्चा है, इसके भी ड्रीम है, ये भी स्कूल में पढ़ना चाहता है। हम इसकी स्टोरी में चर्चा करेंगे। ये भी कुछ बनना चाहता है, इसे स्कूल पढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन ये बेयर फुटेड, एक सैक लिए हुए गार्बेज के ढेरों को दर दर भटक रहा है, वहां से कुछ ढूंढ रहा है। ढूंढने के लिए ये एक रिफ्यूजी है, रिफ्यूज फ्रॉम ढाका, जिसके खुद के अपने खेत थे, जिसके परिवार के अपने खेत, अपना घर, सब कुछ था, लेकिन वो स्टॉर्म से तबाह होने के कारण ये फैमिली दिल्ली के पास आउटस्कर्ट्स में सीमापुरी नामक जगह पर आकर एक स्लम एरिया में रहने लगे और रैग पिकिंग का धंधा शुरू कर दिया, का काम शुरू कर दिया। साहिब ए आलम, यहां केवल साहिब ए आलम की बात नहीं है, ऐसे लाखों बच्चे इंडिया में आज भी दर दर भटक रहे हैं एक बोरा लिए हुए। आप हर शहर में उनको गार्बेज में से
कुछ चीजें ढूंढते हुए देखेंगे, पाएंगे। उनका बचपन वहां गार्बेज के ढेरों पर बर्बाद हो रहा है। अगर हम सेकंड स्टोरी की बात करें तो सेकंड स्टोरी में का जो टाइटल है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू बिकम ए मैकेनिक। एक बच्चा है मुकेश जो कि मैकेनिक बनना चाहता है, जो कार चलाना चाहता है, उसके भी कुछ सपने हैं, बट ड्यू टू द फैमिली प्रोफेशंस ही इज एंगेज्ड इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। Old days profession of their families in Firozabad, bangle making industry. Although he wants to become a car mechanic, he wants to drive a car, but he is forced to do the job of bangle making. यहां पर अगर हम बात करें इस स्टोरी के माध्यम से एनीस जंग लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स एंड देयर फैमिलीज के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। इन दोनों स्टोरीज की अगर हम थीम की बात करें तो इनकी थीम है पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी। इनकी थीम है चाइल्ड लेबर, और ये पावर्टी और चाइल्ड लेबर इन बच्चों को पहुंचा देती है एक्सप्लॉयटेशन में। दे आर फोर्स्ड टू वर्क, दे आर फोर्स्ड टू रैग पिकिंग और बैंगल मेकिंग। आइए अब इन स्टोरीज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं फर्स्ट स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एंड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज, यहां एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस से हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। रैग पिकर की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वो बच्चे मानते हैं, बिकॉज गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान है, वो उसमें से कुछ न कुछ अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए ढूंढ ही लेते हैं। एनीस जंग ने इस स्टोरी में सी कम्स अक्रॉस सम रैग पिकर्स चिल्ड्रन, वो कुछ बच्चों से मिलती हैं नियर अबाउट सीमापुरी इन न्यू दिल्ली। ये फैमिलीज यूजुअली, सारी की सारी फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ढाका से यहाँ रिफ्यूजी के रूप में आई। ढाका में उनके घर, उनके खेत खलिहान किसी बहुत बड़े भयंकर तूफान से, स्टॉर्म से बर्बाद होने के पश्चात दे हैव टेकन रिफ्यूज एट सीमापुरी इन दिल्ली। सीमापुरी हैज बिकम ए होम टू 10,000 रैग पिकर फैमिलीज। वहां केवल और केवल दूर दूर तक रैग पिकर फैमिलीज ही रहती हैं, ऐसा सीमापुरी के बारे में कहा जाता है। सीमापुरी इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। यद्यपि आजकल तो सीमापुरी रैग पिकर्स कॉलोनी नहीं रही, वहां पर आजकल तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, परंतु जब एनीस जंग ने इस लेसन को लिखा था तब सीमापुरी वॉज नॉन फॉर रैग पिकर्स ओनली। एनीस जंग उस कुछ रैग पिकर्स बच्चों से सुबह सुबह मिलती हैं अचानक, और उनको देखकर, जो कि बेयर फुटेड हैं, वो बच्चे जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं और हाथ में केवल कूड़ा बीनने के लिए एक बोरा है, एक सैक है। एनीस जंग उनसे पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वो बच्चा, एक बच्चा जिसका नाम साहिब है, जिसका पूरा नाम साहिब ए आलम है, वो बताता है बिकॉज वी हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि हमारे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। फिर एनीस जंग पूछती हैं, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बच्चा जवाब देता है, देयर इज नो स्कूल इन आवर नेबरहुड, कोई स्कूल है ही नहीं हमारे नेबरहुड में। वी वॉन्ट टू गो बट देयर इज नो स्कूल, सो वी डू दिस रैग पिकिंग। फिर एनीस जंग मजाक में ही कह देती हैं, इफ आई ओपन ए स्कूल वुड यू कम टू स्कूल? साहिब बिकम्स वेरी मच हैप्पी एंड ही सेज, यस आई विल डेफिनेटली ज्वाइन योर स्कूल। एंड उसके बाद जब भी एनीस जंग उसको मिलती हैं तो वो भागकर खुशी से एनीस जंग के पास आता है और पूछता है, हैव यू स्टार्टेड द स्कूल? आई वॉन्ट टू ज्वाइन।
देखिए कितनी तीव्र इच्छा है उसकी स्कूल जाने की, लेकिन उसका चाइल्डहुड रैग पिकिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ तक घुस चुका है और कोई स्कूल ना होने की वजह से, कोई हेल्प ना होने की वजह से वो बच्चा रैग पिकिंग करने के लिए मजबूर है। ऐसे लाखों बच्चे इंडिया में आज भी रैग पिकिंग कर रहे हैं। यदि उनको वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं और वो गाइडेंस मिले, दे मे जॉइन द स्कूल। यहां पर जब वो बच्चा ये पूछता है हैव यू बिगन, हैव यू स्टार्टेड द स्कूल, तो एनीस जंग को अपने आप में बड़ा गिल्टी फील होता है, क्योंकि ऐसे ही कह दिया था उसने। तो एक्चुअली सी डिडंट वांट टू ओपन ए स्कूल, उसने तो बस यूं ही बोल दिया था। और जब वो बच्चा बार बार उससे पूछता है तो उसे अपने आप को गिल्टी महसूस करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दे वांटेड टू जॉइन द स्कूल बिकॉज दे हैव डिजायर टू गो टू स्कूल। रैग पिकिंग ही उनका एकमात्र व्यवसाय बन गया है। रैग पिकिंग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है, उसके अलग अलग मीनिंग हैं। लाइवलीहुड फॉर पेरेंट्स, फॉर एल्डर्स, एल्डर्स के लिए वो आजीविका है, लाइवलीहुड है, उनका पेट पलता है। बट फन एंड ट्रेजर हंट, इंजॉयमेंट फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन रैग पिकर बच्चों के लिए वो एक मजा है, एक आनंद है, या एक ट्रेजर हंट है जहां उन्हें कभी कभार सिक्के भी मिल जाते हैं, कॉइन्स भी मिल जाते हैं। उस समय बड़ी खुशी उन लोगों को होती है। यहां पर एनीस जंग पूछती हैं व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, इफ आई ओपन ए स्कूल वुड यू जॉइन? यस, ही बिकम्स हैप्पी। रैग पिकिंग, इस स्टोरी में साहिब रैग पिकिंग को छोड़कर एक बार एक टी स्टॉल पर एक एम्प्लॉय बन जाता है। ₹800 पर मंथ प्लस फूड की सैलरी में उसको फूड मिलता था और ₹800 पर मंथ मिलते थे। इस प्रकार से इस स्टोरी में उसने दो काम किए। फर्स्ट वन इज रैग पिकिंग, सेकेंड वन इज जॉब एट ए टी स्टॉल एज ए टी स्टॉल बॉय, चाय ले जाने वाले लड़के के रूप में। आइए ये दोनों व्यवसाय, ये दोनों प्रोफेशन उस बच्चे के लिए, साहिब के लिए क्या मीनिंग रखते हैं। अगर हम रैग पिकिंग की बात करें तो वो बेयर फुटेड रैग पिकिंग करता था। रैग पिकिंग उसके लिए केयर फ्री था, कोई उसको चिंता नहीं थी। एक ऐसा प्रोफेशन था उसके लिए जिसकी उसको आदत हो गई थी, जिसका बचपन उस रैग पिकिंग में खो चुका था। ही वॉज वेरी मच हैप्पी, वो खुश भी था रैग पिकिंग करके। एंड रैग पिकिंग वॉज ए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर द रैग पिकर चिल्ड्रन। उन बच्चों के लिए वो एक खुशी का सोर्स था। साहिब फिर रैग पिकिंग छोड़कर एक बार एक टी स्टॉल पर नौकरी करने लगता है, जिसकी सैलरी है ₹800 पर मंथ प्लस फूड। वो बच्चा वहां पर एक बहुत हैवी कैटल लेकर जाता है और he is not happy with that job. He is unhappy, tired and there was no enjoy. उससे पूछने पर बच्चा बताता है, साहिब बताता है कि I was the owner of my own business of rag picking. मैं खुद मालिक था, यहां मैं नौकर हूं। इस प्रकार से बच्चा टी स्टॉल पर नौकरी करने के व्यवसाय से, प्रोफेशन से खुश नहीं है। यहां पर उन बच्चों की बहुत ही करुणामय हालातों का वर्णन एनीस जंग ने बखूबी बहुत सुंदर ढंग से किया है। एनीस जंग ने यहां पर उदीपी पंडित की एक स्टोरी की भी चर्चा की है। उदीपी पंडित एक मंदिर के सामने की बात, जहां बच्चे पुअर, शूजलेस, जूते नहीं थे, मंदिर के पास के जूतों को देखकर रुक जाते थे और वो बच्चा प्रतिदिन प्रार्थना करता था फॉर शूज, जूतों के लिए। और दे ड्रीम्ड फॉर शूज एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द पीपल वर एबल टू मैनेज शूज एंड एजुकेशन फॉर देम। उनके लिए शूज और एजुकेशन की व्यवस्था कर पाए। क्या कोई है जो इन रैग पिकर बच्चों के लिए भी एजुकेशन का प्रबंध कर पाए, इनके लिए भी शूज आदि का प्रबंध कर पाए? यहां बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट्स की चर्चा है और यहां एनीस जंग बताना चाहती हैं कि एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू इट। इसका एकमात्र उपाय है एजुकेशन,
शिक्षा, वही उन बच्चों को रैग पिकिंग या इस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर यहाँ से निकाल कर उनको आगे के लाइफ में प्रोग्रेस के रास्ते पर चला सकती हैं। साहिब आलम, जिसके नाम में ही आयरनी है, साहिब द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और he is busy, he is exploited in child labor, he is exploited in rag picking। इस तरीके के व्यवसाय में वो बच्चे फंसे हुए हैं। ये था रैग पिकिंग की स्टोरी के बारे में, फर्स्ट स्टोरी के बारे में। आप इसके नोट्स अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, इसके समरी लिखिए, और आइए अब हम दूसरी स्टोरी डिस्कस करते हैं, और वो स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की सेकंड स्टोरी को डिस्कस करें। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू बिकम ए कार मैकेनिक। इस स्टोरी में मुकेश नाम का एक लड़का, जो कि अपनी फैमिली के साथ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में फंसा हुआ है, बट ही थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स। वो थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन से बाहर जाकर सोचता है। ही वॉन्ट्स टू लीव द बिजनेस, he doesn't want to be in the same profession of age old tradition, that is Bengal making. He thinks out of box, but in Firozabad none thinks out of box, none dares to think out of box. He or she has to be in the same profession. But Mukesh thinks, I want to drive a car, I want to become a mechanic. ये स्टोरी फिरोजाबाद के बैंगल इंडस्ट्री में फंसे हुए सैकड़ों परिवारों की है। मुकेश फैमिली इज इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, हालांकि बैंगल्स आर नोन फॉर सैंक्टिटी, प्योरिटी एंड सुहाग ऑफ लेडीज इन इंडिया, बट डू दे नो, डू दोज brides know that who make them, and what are the conditions, dismal conditions in which these bangles are manufactured? No, they don't know. But the families of bangle making or bangle making families have been working in dismal and very poor conditions. They work in high temperature, they work in dark rooms, they work in dirty and small places. They are forced to live in dirty places. They have to work with hazardous working conditions, which are very much hazardous to their lives. How are they hazardous? Father of Mukesh, Mukesh's father is busy in making bangles. He has lost his eyesight due to glass dust एंड लो लाइट लैंप्स में काम करने के वजह से या फिर ग्लास इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनकी आईसाइट जवान होने से पहले ही चली जाती है। ब्रदर इज ऑल्सो बिजी इन बैंगल मेकिंग एंड मुकेश भाभी मीन्स हिज ब्रदर्स वाइफ टेक केयर्स ऑफ द फैमिली एंड से परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज ऑफ द फैमिली। हियर देयर आर these characters: Mukesh father, Mukesh mother, Mukesh brother and Mukesh brother's wife। चार characters इसमें हैं। They are busy, they are forced into child labor or they are forced into the family profession of bangle making। ये bangle making, they have become, most of the children have become old before their youth। जवान होने से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, आई साइट चली जाती है, कमर झुक जाती है, इस प्रकार के हेल्थ कंडीशंस उनकी हो जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हैं, पुअर हैं। यहाँ पर सविता एक यंग गर्ल है जिसकी फैमिली भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में व्यस्त है। उनको और उनके बच्चों को उनका असिस्ट करना पड़ता है, उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनके साथ बैंगल मेकिंग में काम करवाना पड़ता है फॉर देयर लाइवलीहुड। यही उनके फैमिलीज का बिजनेस है।
बहुत ही करुणामयी हालत यहाँ फिरोजाबाद के बैंगल मेकिंग फैमिलीज की दर्शाई गई है एनीस जंग के द्वारा। हैजार्डस मेकिंग कंडीशंस, कैसी हैजार्डस मेकिंग कंडीशंस? डिम लाइट में उनको काम करना पड़ता है। हॉट फर्नेसेस के सामने ग्लासेस को वेल्ड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्राउडेड लेन्स में एनिमल्स के साथ उनको रहना पड़ता है। और ना केवल यह एक्सप्लॉयटेशन और लेबर, बल्कि उनको करप्शन की मार भी सहनी पड़ती है। They are exploited by money lenders. They are exploited by police. They are exploited by bureaucrats. They are exploited by politicians. इन सब की द्वारा उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। वो किस प्रकार से अपने जीवन में सुखद रह सकते हैं या कुछ अच्छा भला सोच सकते हैं? कभी नहीं। इस दोनों स्टोरीज के माध्यम से एनीस जंग ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और वो पॉइंट्स हैं एक्सप्लॉयटेशन, इल ट्रीटमेंट, चाइल्ड लेबर, करप्शन। यही इस स्टोरीज का थीम भी है। इन दोनों स्टोरीज को आप अपनी बुक से पढ़िए, इन वीडियोस को देखिए, इन मेन पॉइंट्स को, इन ब्रेन मैप्स को अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए, याद कीजिए। एंड इफ यू डू दिस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट all the questions effectively and you will gain full marks. Dear students, at the end of the lesson, we can say that there are three main characters. One is Sahib-e-Alam. Sahib-e-Alam इसका एक मुख्य पात्र है। इसका कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है। Here I am going to give you some key phrases from which you can make an effective character sketch of Sahib-e-Alam. As you know, Sahib-e-Alam is a rag picker in Simapuri in Delhi. He has been migrated from Bangladesh in 1971. The meaning of his name is Lord of the Universe, but it is completely opposite to his name because he is a rag picker by profession, but he is a Sahib-e-Alam by his name. So there is a complete contrast between the meaning of his name and the profession of Sahib-e-Alam. He is busy in scrounging for gold because garbage is gold for them. There is no school in his neighborhood. If it had been there, he would have been a student in that school. Garbage is gold for them. And all the rag pickers or Sahib-e-Alam is hopeful to find more garbage or more money in the garbage. Being Sahib-e-Alam or Lord of the Universe, which is the meaning of his name, he devoids of the basic facilities like sewage, water, and living facilities. He works at a tea stall, but he is not happy. He is completely dissatisfied with this job. The tea kettle is too heavy for him to carry. But that rag picker sack, that sack for rag, is not too heavy as compared to the tea kettle. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहिब-ए-आलम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। आप इन की फ्रेजेस की मदद से साहिब-ए-आलम का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। आप इसका कैरेक्टर स्केच लिखकर अपने टीचर से चेक करवा सकते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्टोरी इज मुकेश। मुकेश इज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर फैमिली, बट he takes courage to do something new in his life. वो कुछ नया करना चाहता है।
He wants to move from the family profession. He likes to be his own master. He dreams to become a motor mechanic, but he has no money to learn car driving. There are so many problems for him. He is busy, or his family members are busy in the traditional job of bangle making in Firozabad. But he is a strong and determined boy. He has strong determination. So he dares to move away from the age old family professions. From the above key points, you can frame the character sketch of Mukesh. Next is Savita. Savita is a young girl who makes bangles with her family members, sitting beside an old woman. She doesn't have full meal in lifetime. This is the irony of these child laborers, that they don't have full meal in their lifetime. Savita is an innocent girl. She is ignorant about the sanctity of bangles. But later, she comes to know about the sanctity of bangles when she becomes a bride. But she is an efficient worker. Her hands move like tongues of a machine. She is a young girl from a bangle maker family. In this way, you can frame the character sketch of Savita using these above key points or key phrases. Write the character sketches of Sahib e Alam, Mukesh, and Savita from the story of Lost Spring, the stories of stolen childhood. Thank you very much.